नमस्कार क्लास, मैं मनु चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 के बहुत ही शानदार और सुंदर वाले भूगोल को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 12 के हमारी इस भूगोल में वन शॉट की जो सीरीज चल रही है, एक ही क्लास के अंदर पूरा चैप्टर क्लास वाली जो ये सीरीज है, आप इसमें बड़ी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं और एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो आप बहुत अच्छा इसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक जो वन शॉट होता है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जो देख लेता है, मैं श्योरिटी और वादा करता हूं आपसे कि एक भी सवाल आपका बोर्ड का एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से इन सारे वन शॉट को डिजाइन किया गया है। और वन शॉट की सीरीज में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है, उसका आज तीसरा जो चैप्टर है उसका वन शॉट आपके लिए लाया हूं मैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। पिछले वन शॉट में हमने जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व की बात की थी कि जनसंख्या किस तरह से फैली हुई रहती है, जनसंख्या का वितरण जो होता है, फैलाव जो होता है वो किस प्रकार होता है, और प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग किस प्रकार रहते हैं, उनका जो औसत था उसको हम जनघनत्व के रूप में या जनसंख्या घनत्व के रूप में पढ़ रहे थे। उस वन शॉट की जो बातें थी, उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वन शॉट को हम समझेंगे, क्योंकि वो बेस तैयार करेगा वन शॉट जो पिछला हमारा था। जिसने उस वन शॉट को देखा है उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं देखा है उसको भी समझ में तो आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए सारे वन शॉट देखा करें। लगभग जनवरी तक ऑलमोस्ट हमारा जो है वन शॉट का जो सिलेबस है वो आप देखेंगे कि पूरा हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत तरीके से, मस्त तरीके से एक एक चीज को बहुत ही शानदार तरीके से गहराई से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए आज के इस वन शॉट को हम शुरू करते हैं। हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका ये वन शॉट है, और ये जनसंख्या संगठन पर टिका हुआ है। अब आप कहेंगे जनसंख्या संगठन क्या है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं कि जनसंख्या संगठन का मतलब है जनसंख्या जो है वो किस किस प्रकार की होती है, उनका एज ग्रुप क्या होता है। जैसे इसमें एक चीज हम देखेंगे, आयु संरचना, जैसे ये लिखा हुआ आयु संरचना, आयु लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आयु संरचना। इसका मतलब क्या होता है? आयु संरचना। आयु संरचना, आयु संरचना के अंदर हम आयु की बात करते हैं कि किस आयु के लोग कहां रह रहे हैं और किस प्रकार से रह रहे हैं। जैसे कि इसमें 3 ग्रुप हम देखेंगे। एक तो 0 से 14 वर्ष के जो लोग होते हैं, बच्चे ही होते हैं, तो इनको हम कहेंगे बाल वर्ग। इनको हम क्या कहेंगे? बाल वर्ग। एक तो ये होंगे। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो 15 वर्ष से पढ़ेंगे। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं युवा। उनको हम क्या मानते हैं? युवा वर्ग बोलेंगे इसको। और 60 से ऊपर के जो हमारे देश में लोग होते हैं वो जनसंख्या जो होगी उसको हम वृद्ध या बुजुर्ग वाली जो जनसंख्या है उस नाम से पुकारेंगे। तो ये जनसंख्या के कई रूप हम देखेंगे इसमें। दूसरा, लिंगानुपात को भी इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर जो वन शॉट चलने वाला है उसके अंदर क्या क्या हम देखने वाले हैं। एक तो भारत के अंदर किस किस आयु के लोग रहते हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े युवा कितने हैं, और बुजुर्ग लोग कितने हैं। जो बच्चे होते हैं वो और जो बुजुर्ग होते हैं वो युवा के ऊपर उनका दबाव रहता है, क्योंकि इनमें कार्यशील जो जनसंख्या होती है वो युवा होता है। कौन होता है? युवा। तो ये जो एज ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या का है। इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि छोटे बच्चे आप जानते हैं कामकाजी नहीं होते, कार्य नहीं करते हैं, पढ़ते हैं या फिर और जो है बचपन है इनका, तो ये काम तो नहीं करते हैं, ये डेफिनेटली सच है। इसके अलावा 60 वर्ष से ऊपर कोई वृद्ध हो गया तो उसको दवाइयों की जरूरत होती है। बूढ़ापा आ चुका है, वो भी काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कर लिया जब करना था। तो पूरा इनका और इनका भार इस युवा वर्ग पे रहता है, तो इसको हम आयु संरचना में पढ़ते हैं। एक प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। और कोई व्यक्ति किस स्थान पर रह रहा है, वो उस स्थान पर क्यों रह रहा है, वो जनसंख्या वितरण था, लेकिन जनसंख्या संगठन में हम निवास स्थान को देखेंगे। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में कि किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, कोई काले कोई गोरे, क्या उसकी बात हो रही है? नहीं, विविध प्रकार के लोगों से यह मतलब है। कहीं हम देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होते हैं किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि युवा ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता है।
किसी ना किसी काम में जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार किस काम की। तो कोई भी व्यक्ति हो वो अपने आप में एक अद्वितीय होता है और देश को ऊंचा उठाने में, देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाने में प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि देशभक्ति वही होती है जो बॉर्डर पे की जाती है लड़ाई लड़के। नहीं, एक व्यक्ति देश की स्वच्छता में हिस्सा बढ़ा रहा है, देश की साफ सफाई में हिस्सा बढ़ा रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा? अच्छा, देशभक्त माना जाएगा। कोई व्यक्ति समाज कल्याण का काम कर रहा है, वो भी देश हित में काम कर रहा है, वो भी देशभक्त माना जाएगा। कोई व्यक्ति पर्यावरण के बारे में सोच रहा है और वनों को बढ़ावा दे रहा है, कोई व्यक्ति मृदा अपरदन को रोक रहा है, ये सारे के सारे जो माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे बताओ गुलगुले? ये सब के सब जो है देशभक्त है। तो देशभक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस करा रहे हो, वो सामाजिकता का अच्छा नियम होने के नाते आप देश के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। तो हर जगह देशभक्ति हो सकती है। तो जीवन स्थान, निवास स्थान, लिंग और आयु इसमें देखी जाती है। और ये जो लाइन कह रही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है, कोई भी कम नहीं होता है। तो फिर क्या गम है जब कोई भी कम नहीं है ना? जनसंख्या को 3 प्रकार से पृथक किया गया है। एक तो छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े लोग कितने हैं और बुजुर्ग कितने हैं, उसको हम कहेंगे आयु। फिर 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी है, लिंगानुपात कितना है भारत का, ये हम देखते हैं 930 1 943 1। ये जब हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिंग संगठन, यानी लिंगानुपात। निवास स्थान, कोई व्यक्ति कहां रह रहा है, किस प्रकार रह रहा है, उसकी जब चर्चाएं होती है तो वो निवास स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? निवास स्थान। अब ये तो वो हुआ जो जनसंख्या को अलग डिवाइड करता है। ये जो चीज नीचे आ रही है वो जनसंख्या पृथक करने वाली 3 विशेषताएं होती है। ये जो डिवाइडेशन होता है, इसको बांटने में जो कोई काम करता है, आयु वर्ग तो अपने आप बटी हुई रहती है, लेकिन मानव क्या क्या काम करता है? जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, मानव की संख्या, आपकी और मेरी संख्या, ठीक है ना? तो इसको 3 भागों में जो पृथक होता है उसकी भी 3 विशेषताएं हैं। 3 भाग जो पृथक हुए हैं, इन तीनों भागों की भी 3 विशेषताएं हैं। कि सबसे पहली बात तो यह है कि बात सिर्फ इतनी है, बात कितनी है? बात सिर्फ इतनी है, तुम शामिल हो हर बात में। कौन? व्यवसाय करने वाले लोग, क्योंकि बच्चों का भी तुम सोच रहे थे और बुजुर्गों का भी सोच रहे थे। सिर्फ और सिर्फ कौन सोच रहे थे? व्यवसाय करने वाले लोग। भार था इस जनसंख्या पे, भयंकर भार था इस पे। बुजुर्गों को दवाई दिलवा रही है और छोटे बच्चों को ये जनसंख्या जो है क्या दिला रही है? शिक्षा दिला रही है, एजुकेशन दिला रही है। तो ये युवा वर्ग पे भार है। तो व्यवसाय का डिवाइडेशन भी किया जाता है। व्यवसाय का क्या किया जाता है? डिवाइडेशन भी किया जाता है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप क्या हासिल कर रहे हो? शिक्षा। तो शिक्षा के आधार पर भी जनसंख्या को देखा जाता है और लोग वहां रहना पसंद करेंगे, लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां लोगों को जीवन जीने की आशाएं दिखती हो, उम्मीदों की किरणें दिखती हो। लोग तो हमेशा वहीं रहना पसंद करेंगे और उसे कहते हैं जीवन जीने की आस, मतलब जीवन प्रत्याशा। क्या कहते हैं? जीवन के प्रति आशा, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की उम्मीदें, जीविकोपार्जन की उम्मीदें। जीविकोपार्जन का मतलब है जीविकोपार्जन, इसका मतलब होता है जीवन जीने के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, उसको जीविकोपार्जन कहते हैं और वो व्यवसाय होता है। तो जनसंख्या जो है आयु, लिंग और निवास स्थान के आधार पर 3 रूपों में जनसंख्या संगठन को हम पढ़ेंगे आज। और वो जो विशेषताएं हैं ये पृथक किया गया, इसकी भी 3 विशेषताएं हैं। शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा। होती है कि नहीं होती है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जनसंख्या संगठन है क्या? भाई लेके घूम रहे हैं, पकड़ लिया पीछे से इसको कि क्या है जनसंख्या संगठन। तो आज इसको समझ लेते हैं। वैसे आप समझ चुके हो, जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर जब देखा जाता है तो उसको हम गुलगुले क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि जो लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे आप बात को, जो लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के जो लोग हैं वहां की क्या समस्याएं हैं,
वहां का क्या आकर्षण है, वहां लोग रहना पसंद क्यों कर रहे हैं आदि। जब लोगों की परिस्थितियों को, लोगों के इन्वायरमेंट को भी हम शामिल करेंगे, वेदर को भी शामिल करेंगे, क्लाइमेट को भी शामिल करेंगे और इकोसिस्टम को भी शामिल करेंगे, क्या समझे, व्यक्ति वहां रहना पसंद करेगा जहां भूमि अच्छी हो, भू यानी कि जमीन अच्छी हो, वहां की जल की अच्छी उपलब्धता हो, जल अच्छे से उपलब्ध हो जाए, उस जगह रहना पसंद करेगा। शिक्षा, रोजगार आदि चीजें आसानी से मिल जाए, तो जीवन प्रत्याशा, लास्ट पॉइंट था ना, जीवन जीने की आशा, तो ऐसे सारी चीजें उसको चाहिए होती है। इसलिए लिखा है कि उनके विविध विशेषताएं जो हमने पढ़ी हैं, उनके आधार पर जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसी को ही हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जनसंख्या संगठन। आगे देखिए, लिंग संगठन वही लिंगानुपात है जो हम पढ़ते आए हैं। लिंग संगठन का मतलब होता है लिंगानुपात। क्या मतलब होता है? लिंगानुपात। आज ये जो मार्कर है ये बड़ी मजाक कर रहा है मेरे से। क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है रसगुल्ले मेरे से कि लिंगानुपात पढ़ा रहे हो बच्चों को जो पहले ही ऑलरेडी कम है। पहले क्या है? ऑलरेडी कम है। ठीक है, कोई ना, बढ़ाएंगे। लिंगानुपात भारत का बहुत कम है, लेकिन राज्य केरल जो है लिंगानुपात में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से। ठीक है ना। पंजाब हरियाणा वाले जो राज्य हैं वो लिंगानुपात अपना उन्होंने जो है डिस्टर्ब कर रखा है, तो आप लिंगानुपात की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। स्त्री और पुरुष की किसी देश, स्त्री और पुरुष संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये मैं नहीं, ये राल्फ वाल्डो इमर्सन बहुत पहले कह गए। जब मानव भूगोल को हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले दूसरे अध्याय के अंदर एक लाइन आती है और उस लाइन में बहुत सुंदर अक्षरों में एक कॉलम दिया हुआ है। पहले चैप्टर में राल्फ वाल्डो इमर्सन लिखते हैं, कोई भी देश स्त्री और पुरुषों से महान नहीं बनता है। कोई भी देश महान जब बनता है जब वहां के पढ़े लिखे युवा और स्त्री पुरुष जो होते हैं वो उसको आगे ले जाने की बात करते हो। सिर्फ स्त्री पुरुषों से नहीं, पढ़े लिखे स्त्री पुरुषों से। वो और लिखते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी देश सोने से, गोल्ड से, ज्वेलरी से महान नहीं बनता है। उस देश के स्त्री पुरुष अच्छे होने चाहिए, सिर्फ होने नहीं चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जब अन्य देश निद्रा मग्न हो, सो रहे होते हो, तो जो देश को साहस, स्वाभिमान और अभिमान से देश को सिर तक ऊंचा उठाने का जो सम्मान हासिल करते हैं वही सच्चे देशभक्त होते हैं। ऐसा राल्फ वाल्डो इमर्सन लिखते हैं। कौन लिखते हैं? तो स्त्री पुरुष महत्वपूर्ण स्थान होते कि नहीं होते? अब जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है वो लिंगानुपात कहलाता है। कुछ देशों में निम्न सूत्रों द्वारा इसे परिकलित किया जाता है। क्या होता है मैं आपको बता दूं। लिंगानुपात ये 1000 जो पुरुष है, कितने पुरुष हैं? 1000 जो पुरुष हैं, इन 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं वो कहलाता है। जैसे 1000 पे मान लो किसी राज्य में या किसी देश में 950 ही, इसका मतलब 50 कुंवारे रहेंगे। 50 क्या रहेंगे? 50 कुंवारे रह जाएंगे। बड़ी विडंबना की बात है। लिंगानुपात का इक्वल होना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कई देशों को 100 के आंकड़े पे देखेंगे, 1000 तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे लेटविया को भी देखेंगे, कई देशों को हम देखेंगे जिनमें लिंगानुपात बहुत ज्यादा है। ज्यादा होना भी खतरनाक होता है। लड़कियों की शादी नहीं होती है फिर। क्यों? क्योंकि पुरुष कम पढ़ रहे हैं। लेकिन मोस्टली जैसे भारत जैसे देश में ऐसा है कि पुरुष ज्यादा है और महिलाएं कम। यही चीज तो लिंगानुपात है। कैसे फालतू ही टेंशन लेते रहते हो। देखो भारत में कैसे निकालते हैं। पुरुष जनसंख्या माना कि 1000 है, स्त्री जनसंख्या माना कि 300 है। इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो 1000 किया जाता है, अपने आप निकल जाता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 700 पुरुष है, स्त्रियां कितनी है, भाग दो, मल्टीप्लाई 1000 करो, आराम से आपका निकल जाएगा। तो भारत में पुरुष निम्न सूत्र द्वारा कुछ देशों में यह सूत्र होता है, भारत में स्त्री ऊपर पुरुष नीचे हो जाएगा। कुछ देशों में तो यह फॉर्मूला होता है, आगे देखेंगे हम फॉर्मूले को, ध्यान से समझना मेरी बात को। भारत का जब लिंगानुपात निकाला जाता है तो ये स्त्री जनसंख्या ऊपर आ जाएगी और पुरुष जनसंख्या नीचे आ जाएगी। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहां अलग तरह का होता है, वहां पुरुष जनसंख्या ऊपर रहती है फॉर्मूले में और स्त्री की, वुमेन की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो नीचे रहती है। भारत में स्त्री को
लेडीज फर्स्ट कहा जाता है ना भारत में, स्त्री को यत्र नार्यस्तु पूजन्ते यत्र रमन्ते देवता, ऐसा कुछ कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, महिलाओं की पूजा होती है, वो देश होते ही मान है अपने आप में, देवता रमण करते हैं, वहां देवता खेलते रहते घर में, देवी देवता है ना। तो भारत में स्त्री ऊपर रखना है, फॉर्मूले में ऐसे याद करना है। अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, 1000 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं ये देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में इस सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताई जा रहा हूं। स्त्रियों की संख्या ऊपर रहेगी भारत में और पुरुषों की संख्या नीचे रहेगी, मल्टीप्लाई वही 1000 है। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं। वहां पे इस फॉर्मूले, इस लाइन को भी थोड़ा उल्टा किया हुआ है, यहां प्रति 1000 पुरुषों पर लिखा गया, यहां प्रति 1000 स्त्रियों पर लिखा गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टेंशन नहीं लेना आप। चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजा पे गिरे, चाहे पुरुष पहले बोलू चाहे स्त्री पहले बोलू, होगा लिंगानुपात, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्या है, ये लिंगानुपात है भाई, ये तो है, इसने शादी कर ली, लिंगानुपात अच्छा होगा, यहाँ पे स्त्रियां होगी, कई जगह नहीं होती। देखिए, लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। किसी देश में स्त्रियों का कितना महत्व है, देखो स्त्री को यानी महिलाओं को हमारे समाज में, भारतीय समाज में हमेशा हीन भावना से देखा गया। अब तो ये चीजें बदल रही है, लेकिन देखते हैं आप, जब लड़का होता है तो घर में शहनाइयां बजती है, शहनाई नहीं कह के उसको थाली बजाना कहते हैं, तो थाली बजाई जाती है और एक दूसरे को खुशियां बांटी जाती है। और जब लड़की होती है तो ऐसे लोग यूं मायूस सा चेहरा बना लेते हैं, मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे किसी को कहते हैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा और जाके एक जना कहता है कि भाई लड़की हुई है, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं लड़की, मतलब उसने एक हीन भावना बना ली अपने माइंड में कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ये जो हीन भावना है, इसको निकालने के लिए जो है लोगों की जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए। आज तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महिला विराजमान है, द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर। आज तो महिलाएं जो है बहुत आगे तक जा चुकी है। अब इस हीन भावना को खत्म करना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि जिस जगह, जिस राज्य में या जिस देश में लिंगानुपात कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है उन्होंने जो है महिलाओं को हीन भावना से देखा है। जैसे पंजाब हरियाणा का लिंगानुपात बहुत कम है, उन्होंने हीन भावना से देखा है। तो बढ़िया है, इनकी तो शादी हो गई ना। ये मुझे लग रहा है केरल की तरफ के होंगे क्योंकि वहां का लिंगानुपात अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, स्त्रियों की स्थिति में संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। वहां लिंग अनुपात कहां, जहां अनियंत्रित होता है, जहां लोग सजगता ही नहीं फैला रहे हैं, जहां जागरूकता ही नहीं फैला रहे हैं, वहां स्त्रियां जो है उनके अपोजिट होगी चीजें, मतलब वहां का लिंगानुपात जो पूरा ही गड़बड़ रहेगा। ये चीज यहां पे बताई गई है। तो लिंगानुपात मुझे जहां तक पता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के दो प्रमुख कारण हैं। क्या प्रमुख कारण है गिरावट में? भारत में लिंगानुपात क्यों गिर रहा है, इसके पीछे के कारण की बात करें तो ढेर सारे कारण जो है वो निकल के आएंगे। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, महिलाओं को, लड़कियों को पुरुष जो है वो हीन भावना से देखा करते हैं, जबकि गॉड ने, भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से कई ज्यादा ताकत दी है, कई ज्यादा सामर्थ्य उनमें है किसी काम को करने का। लेकिन समाज की दास्तां, समाज के भेदभाव और उनके अंदर डाली हुई हीन भावना के कारण महिलाएं वो सब कुछ नहीं कर पाती जो पुरुष कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह साबित कर दिया गया उनके सामने कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज भी मैंने आगे लिख रखी है, आप देखिएगा। लेकिन यहां लिखा गया है कि लड़कियों का बाल विवाह कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है, बाल विवाह जो है वो भी एक लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण है, ये मैं नहीं, देखो ज्योग्राफी साफ साफ लिख रही है कि बालिकाओं को हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं, लड़कियों को हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती। होता है कि नहीं होता है? जिन गाँवों में कोई बच्ची पढ़ती है अगर, और वहां 10वीं क्लास तक का स्कूल है, तो उसको आगे शहर में जाना पड़ रहा है तो घर वाले रोक देते हैं। पहले तो ऐसे बहुत होता था, अब तो इन चीजों में सुधार हुआ है काफी। भारत में दृष्टिकोण बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है। महिलाओं को हीन भावना से देखोगे, मतलब आप चाहते ही नहीं हो। बहू सब चाहते हैं लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। घर में बहू हो ये सब चाहता है लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। मतलब हर लड़की को ये कहते हुए आपने सुना होगा, उसके पेरेंट्स भी ये कह देते हैं, बड़ी विडंबना की बात है कि तू तो पराये घर की है, मतलब तू तो अगले घर जाएगी, मतलब पराया है तू, पराया धन बोल देते हैं उसको। और जिस घर उसकी शादी होके जाती है वो लोग कहते हैं ये तो पराये घर से आई है।
जहां से वो शादी करके जा रही है वो लोग कह रहे हैं पराया धन है, और जहां वो पहुंची है वो कह रहे हैं पराये घर से आई है, तो फिर लड़की का घर है कौन सा? तो बताओ लिंगानुपात सुधरेगा या बिगड़ेगा? इसीलिए लिंगानुपात गड़बड़ाया है। आ रही बात समझ में? ये हीन भावना खत्म करनी है समाज में। लाठी ले लेके समझाओ लोगों को, बावड़े हो गए हो क्या? समझा करो बात को, है ना, लोगों को समझाया करो। भारत में लिंगानुपात में गिरावट का दूसरा कारण लिंग निर्धारण के वैज्ञानिक तरीके से है, जिसमें लोग सिर्फ पुरुष बच्चों का चयन करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से हैं जिससे लोग सिर्फ पुरुष बच्चों का चयन करते हैं। लिंग निर्धारण में सिर्फ पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है, स्त्रियों को नहीं दिया जाता। लिंगानुपात का महत्वपूर्ण गिरने का ये कारण रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लिंगानुपात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। प्रकृति ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये जो मार्कर है ये मुझे बताने नहीं दे रहा है। प्रकृति ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है, लेकिन समाज जो है वो उनसे छीने जा रहा है, समाज उनको हानि करवाए जा रहा है। समाज उनको क्या हानि करवा रहा है? प्रकृति कहती है महिलाओं के पास बहुत कुछ है, उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल सकती है, लेकिन समाज उनमें हीन भावना पैदा कर देता है कि तू तो महिला है, तू तो लड़की है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये चीज गलत है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है। स्त्रियां जो है, मैं नहीं, ज्योग्राफी कह रही है, हमारा सुंदर सा प्यारा सा भूगोल कह रहा है कि स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, प्यारी छोटी बहनें, लड़कियां तुम जो हो, ये स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में प्रकृति ने बहुत ज्यादा सामर्थ्य दिया। आप में इतना सामर्थ्य है। अरे लड़के नाराज हो रहे, सर हम में नहीं है क्या? अरे इस हीन भावना को तो खत्म करना होगा ना, करना होगा कि नहीं होगा? जैविक लाभ प्राप्त है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति व्यापक होती है। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे देखने को कम मिलती है, लेकिन ये ज्योग्राफी ऐसा कहती है कि लड़कियां जो होती है, स्त्रियां जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो स्थिति व्यापक होती है, स्थिरता ज्यादा दिखाती है, किसी भी चीज को देख के जल्दी नहीं घबराती है। महिलाओं को आगे लाना चाहिए, लेकिन जल्दी नहीं घबराती है, अच्छी बात है। तो क्योंकि पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति व्यापक होती है, फिर भी ये लाभ उन सामाजिक हानियों और भेदभाव जिन्हें वह अनुभव करती है, उन्हें अनुभव कराया जाता है बार बार कि समाज में यार तू बेटा कुछ नहीं कर सकती, तू लड़की है। उसको 20 बार याद दिलाया जाता है तू लड़की है। अरे उसको पता है वो लड़की है, उसको हीन भावना क्यों बना रहे हो? समाज उसे ये बार बार याद दिलाता, नहीं बेटा ऐसे कपड़े नहीं पहनने, तू लड़की है। नहीं बेटा घर से 8 बजे बाद घर से बाहर नहीं रहना, तू लड़की है। उसको हर दिन ये याद दिलाया जाता है तू लड़की है। तो उसे लगता है लड़की नाम की कोई जो भी चिड़िया होती है वो मैं हूं, और लड़की कुछ नहीं कर सकती, ना दुनिया में उड़ सकती है, ना दुनिया को जीत सकती है। समाज उसमें वो हीन भावना पैदा कर देता है। अब आप समझ गए होंगे क्या बात करूं इस पे मैं। इससे आगे जब हम देखते हैं तो स्त्रियों की जो दशा है ये तो हमने देखा, समाज के अंदर एक हीन भावना से। लेकिन यहां से आगे लिंगानुपात को जब हम पूरा समझ लेते हैं तो हम अगले टॉपिक पर जाते हैं और लिंग संगठन की विशेष जो चर्चाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई है उसकी चर्चा हम करेंगे। लिंग संगठन विशेष यानी कुछ विशेष बात यहां मैं कर रहा हूं कि विश्व लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 101 पुरुष है। यानी पूरे ऑल ओवर संसार का, पूरे संसार का जब हम लिंगानुपात पढ़ते हैं तब हमारे सामने एक बहुत प्यारी सी और सुंदर सी चीज निकल के आती है कि यार पुरुष तो ज्यादा है, 2 पुरुष ज्यादा है 100 पर। पूरे वर्ल्ड का लिंगानुपात ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन भारत को तो सुधार करना ही पड़ेगा। भारत का लिंगानुपात बहुत गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है ना। यूएनओ कहता है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक देश में मैत्री संबंध जो होते हैं, कोई देश आपस में लड़ाई ना करे, मैत्री संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? मैत्री संबंध स्थापित करता है कि कोई भी देश आपस में लड़ाई ना करे। ये कहाँ है? तो ये एक जगह है मैनहट्टन। क्या बोल रहा हूं मैं? मैनहट्टन, मैनहट्टन द्वीप है। कहां है मैनहट्टन द्वीप? तो ये न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर के अंदर। और न्यूयॉर्क शहर जो है वो अमेरिका में है, वहां पे बना हुआ है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करता है, अमेरिका में।
किस जगह है? अमेरिका में। ये बहुत बड़ा है, 39 मंजिल की बिल्डिंग में बना हुआ है, 39 मंजिल की। पूरे देश का कामकाज, पूरे विश्व का कामकाज देखता है शांति के रूप में। तो 39 मंजिल का है, 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। कितनी एकड़ जमीन में? 17 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो जमीन है, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डी राफलर। क्या नाम था? डी राफलर। उन्होंने ये दान में दी थी। किसने दी थी? डी राफलर ने ये दान में दी थी। क्या हो गया? ठीक है ना? तो डी राफलर आप याद रख लेना ऐसे ही, ठीक है ना? मैंने बता दिया आपको। स्लाइड पीछे चलेगी तो आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। डी राफलर में वापस लिख लेता हूँ, डी राफलर, इन्होंने ये जमीन दान दी थी। यहां से लिखा हुआ मिटा है, लेकिन पीछे का आप वीडियो थोड़ा सा देखोगे तो उसमें सारा लिखा हुआ है। टेंशन में मत आया करो ऐसे, ठीक है ना? तो यूएनओ के अनुसार 139 देशों में लिंगानुपात अनुकूल है। 139 देश ऐसे हैं, यूएनओ कह रहा है कि 139 कंट्री ऐसी है जहां का लिंगानुपात बहुत ही शानदार है। लेकिन फिर वो दुख वाली बात करता है कि 72 देश ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात ठीक नहीं है। और फिर वो कहता है कि ये देश सुधर जाओ, चीन सुधर जाओ, लिंगानुपात सुधार लो। भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये देश जो है, यहाँ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क के अमेरिका शहर में बना हुआ है, वो कह रहा है कि सुधार लो इसको। आप किस किस को कह रहा है? चीन, भारत, सऊदी, पाक और अफगानिस्तान को। तो देख लो, विडंबना की बात है। 139 देश ठीक है लिंगानुपात में, तो भारत की स्थिति ठीक नहीं है। आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में बताया था, 0 से 14 बच्चे होते हैं, उसे बाल वर्ग कहते हैं। 15 से लेकर 59 तक युवा होते हैं। राहुल गांधी अभी युवा है, सलमान खान अभी युवा है, क्योंकि 59 से पहले की एज में आ रहे हैं। और 60 से ऊपर वाले वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो आयु संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। आयु संरचना को किसी देश में विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोगों की जो संख्या होती है, किस एज ग्रुप की है। आयु संरचना हमें देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना के बारे में बताती है, क्योंकि यह हमें बच्चे, कामकाजी उम्र और वृद्ध और आबादी की संख्या और प्रतिशत बताती है। इसका मतलब यह है पूरी पैराग्राफ का कि आयु संरचना है वो ये बताती है कि कौन तो इनमें काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बताओ, बच्चे काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। गलत कहा है किसी ने। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे शैतान का रूप होते हैं, बहुत बदमाश होते हैं। होते कि नहीं होते? तो इस प्रकार से देखें तो कामकाजी महिला कौन हुई? सिर्फ युवा वर्ग। तो किसी देश की आर्थिक चीजों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कोई देश जितना विकास करेगा, ये बताता है युवा वर्ग, कि कोई देश कितनी वृद्धि और कितना विकास करेगा और समाज कैसा होगा उस देश का। तो आयु संरचना को हम पढ़ रहे हैं। आयु संरचना 3 होती है, मैंने आपको बता दिया। पहले 0 से 14 वर्ष वाले बच्चे होते हैं, ये पूरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। बाल वर्ग लिखा मैंने, बाल की यानी बालकों की। ये 15 से 59 वाले युवा होते हैं, और ये 60 से ऊपर वाले होते हैं। आयु संरचना इसी को हम कहते हैं। आगे बात समझो, आगे देखिए। आयु संरचना के प्रकार, यद्यपि नहीं है, यद्यपि आयु वर्गों के विभाजन का कोई मानक बिंदु आयु वर्ष नहीं है, तथापि इसे 15 से 60 वर्ष आयु को विभाजक वर्ग माना जाता है। और इस आधार पर किसी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या को 3 आयु वर्ग में विभाजित किया जाता है। पहले हमने देखा ना, बाल कौन सा? 0 से 14, युवा 15 से 59, और 60 से ऊपर वृद्ध। ये इनका वर्ष था। इस आधार पर हमने इसको देखा था या नहीं देखा था? ठीक है ना? ये एज ग्रुप आप याद रखना, पिछली स्लाइड में हमने देख ही लिया। बाल आयु वर्ग क्या करता है? वही चीज है, उसको लिखा गया, हमें समझना है। इस वर्ग के युवक तथा तरुण आयु वर्ग भी कहा जाता है। इसमें सारे बच्चे होते हैं और तरुण होते हैं, अपने आप को बना रहे होते हैं, एक युवा अवस्था की ओर जा रहे होते हैं, इसलिए इस एज को तरुण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरुण। इस वर्ग को युवक व तरुण आयु वर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इसे आर्थिक रूप से अन उत्पादक एवं जैविक रूप से निम्न प्रजननशील जनसंख्या भी कहा जाता है। देखो, हम पढ़ रहे हैं बाल वर्ग। सबसे पहले तो इसे तरुण कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप को युवा अवस्था की ओर ले जाएगा। किस तरफ जाएगा? आज ये जो है काम धाम यानी कि काम काज नहीं कर रहा है, जीविकोपार्जन अपनी नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में करेगा। क्या फिर वृद्ध अवस्था के जो लोग हैं वो भी आने वाले समय में करेंगे? नहीं करेंगे। सिर्फ यही तरुण है, मतलब आगे बढ़ रहा है। पहली बात तो इसकी यह है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये निम्न प्रजननशील है।
जनसंख्या में, क्योंकि ये जो वर्ग होता है ये खुद बच्चे हैं, तो ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे, देश की जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक ये युवा अवस्था में नहीं आ जाते। तो प्रजननशीलता का मतलब है देश की जनसंख्या बढ़ाने में इनका अभी कोई योगदान नहीं रहेगा, जब ये युवा हो जाएंगे तो युवा वर्ग में चले जाएंगे जब होगा। तीसरा, ये अनुत्पादक वर्ग है, ये कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, छोटे बच्चे हैं इसलिए अनुत्पादक है। तो बाल वर्ग तरुण होता है, अनुत्पादक होता है और निम्न प्रजननशील जनसंख्या होती है जैविक रूप से अगर देखें, क्योंकि इसका आर्थिक क्रियाओं में योगदान नहीं होता है, ये चीज मैं कह रहा हूं। तथा जैविक दृष्टि से बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं ये खुद, ठीक है ना। ये जनसंख्या दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, छोटे बच्चे दूसरों पे ही निर्भर होते हैं कि नहीं होते, व्ययशील होती, बहुत खर्चा कराते हैं, जो खिलौना दिख गया बस लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन पे जो है लोट पलट चालू कर देते हैं, चाहिए तो चाहिए। इनके भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि व्यवस्थाएं दूसरे वर्ग अथवा कार्यशील जनसंख्या करती है। इनका भोजन है, खाना पीना रहना, सारी व्यवस्थाएं युवा वर्ग करता है, दूसरा वर्ग करता है, मतलब युवा वर्ग करता है। तो ये बाल वर्ग आप अच्छे से समझ गए होंगे, ना ये प्रजननशीलता करता है ना ये कोई उत्पादक करता है, इसलिए नाम आया निम्न प्रजननशीलता। और अनुत्पादक वाले ये तरुण एज होती है। तीन चीजें भी याद रख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर रहते हैं, खुद सक्षम नहीं होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। युवा तो सब कुछ होता है, देश की शान, देश का मान, है ना, सब कुछ युवा है। देखिए क्या है, इस आयु वर्ग को प्रौढ़ अथवा वयस्क आयु वर्ग के नाम से जाना जाता है। वयस्क का मतलब होता है जो जनसंख्या में योगदान कर रहा है, प्रौढ़ यानी जो मजबूत वर्ग माना जाता है। तीनों आयु वर्ग में सबसे ज्यादा हम युवा को मजबूत मान रहे थे, क्योंकि वृद्ध वर्ग जो है वो भी इस पे डिपेंड रहता है और बाल वर्ग भी इस पे निर्भर रहता है। इसके अंतर्गत 15 से 59 वाले लोग आ रहे थे, हमने अच्छे से देख लिया, इन लोगों को शामिल किया जाता है। यह आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील होता है। ये जो आयु का एज का जो ग्रुप है ये कार्यशील होता है, यही कार्यशील होता है, बाकी तो कार्यशील होते ही कहां है। बाकी तो पहले हमने बाल वर्ग पढ़ा, वो तरुण था, प्रजननशीलता नहीं कर रहा था, ना उत्पादकता कर रहा था किसी प्रकार की, लेकिन ये उत्पादक भी होता है, प्रजननशील भी होता है। जो गुण बाल वर्ग में नहीं थे वो सारे गुण इनमें है। वहां प्रजननशीलता नहीं है, यहां है। वहां अनुत्पादकता है तो यहां उत्पादकता है। ये वो किसी पर निर्भर थे तो वो इन पे निर्भर थे, तो इनका जो मामला है वो अलग है। जनसंख्या के सारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती है, क्योंकि इस वर्ग के कारण ही कोई देश जो है वो तय करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। अर्थव्यवस्था मतलब पैसा उस देश में कैसा आएगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी उस देश की, ये तय हो पाता है। वो देश कितना मजबूत है ये भी युवा वर्ग से पता चलता है। वो देश जो है उसका रक्षा के मामले में कैसा नेतृत्व हो सकता है वो भी ये तय करता है। तो सब कुछ यही तय करता है। आगे देखिए, इसलिए इसको और ज्यादा डिटेल से नहीं मैंने। इस आयु वर्ग को उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादक कौन है? बुजुर्ग अनुत्पादक जनसंख्या है और ना वो कार्यशील है। बच्चे भी अनुत्पादक है और ना वो कार्यशील है। कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्यशील करते हैं, ये कार्य को करते हैं। युवा सब कुछ करता है, बाकी दोनों जो नहीं करते हैं वो करता है। कौन? युवा। वो क्या करता है? मतलब रोजगार। बच्चे नहीं करते, बच्चे काम पे जाते क्या? नहीं जाते। वृद्ध व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति जाता है क्या? नहीं जाता। इसलिए लिखा हुआ है कार्यशील जनसंख्या मतलब काम करने वाली जनसंख्या। बच्चे कार्यशील थे? नहीं थे। वृद्ध कार्यशील होंगे? नहीं होंगे। कौन होगा? तो युवा होगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? युवा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य इन्हीं के कारण होता है। देश को मजबूत और देश को पैसा देते हैं, कोई देश को टैक्स देते हैं, तो क्या बूढ़ा व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति जो है वो जाके सहयोग करेगा देश का? जवानी में उसने किया होगा, तब वो युवा वर्ग में था। जिस देश में इस आयु वर्ग की संख्या अधिक होती है वो देश मानव संसाधन के रूप में संपन्न देश माना जाता है। मैंने पहले ही बताया, रक्षा में, चिकित्सा में, शिक्षा में, हर जगह वो आगे माना जाएगा जिसमें ये जनसंख्या आगे होती है। अगर कोई देश इस आयु वर्ग को सही तरीके से संसाधन के रूप में उपयोग कर ले तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। देश का युवा अगर अच्छा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं ना, कोई भी देश हो उसको स्त्री और पुरुष मान बढ़ाते हैं, युवा जो होते हैं वो आगे ले जाते हैं, देश को कंधे पर उठाकर आसमान तक ऊंचा ले जाते हैं। युवा अच्छा होना जरूरी है। अधिकांश विकासशील, विशेषकर भारत इस मामले में संपन्न है। विकसित देश में इसकी संख्या कम पाई जाती है। विकसित जो देश, विकासशील देश जो होते हैं, विशेषकर भारत इस मामले में संपन्न है। विकसित देश में इसकी संख्या कम पाई जाती है। कई विकसित देश हैं जो अब इनकी संख्या कम है, वहां पे कभी हुआ करती थी तभी वो आगे गया। भारत इस मामले में ठीक है और विकासशील है, बहुत जल्द विकसित भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे सीनियर सिटीजन, वृद्ध, बुढ़ापा जिनका आ जाता है, बच्चों से भी बेहतर जो है
उनकी चिकित्सा और व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उनका बेहतर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आए हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा मुझे पढ़ रहे हो है ना। इस प्रकार परवर नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन या बड़ों की संज्ञा दी जाती है। ये बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, परवर नागरिक होते हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से लेकर इससे अधिक आयु के लोग हो जाते हैं, 70, 75, 80 सारे इसमें आ जाते हैं। इस आयु वर्ग में लोगों का शरीर धीरे धीरे साथ देना छोड़ देता है। इस प्रकार से देता है कि नहीं देता है? हाँ, जिससे कोई शारीरिक बीमारियां भी ग्रसित हो जाती है, ढेर सारी बीमारियां भी लग जाती है। जवान बच्चे नहीं समझते बुढ़ापा चीज क्या होती है, बड़ी खतरनाक चीज होती है बुढ़ापा। कारण लोग दूसरे पर आश्रित भी रहते हैं, ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। आप बुजुर्गों को आप सब देखते हैं, घर में दादा दादी भी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जिसके कारण इस आयु वर्ग को आश्रित या निर्भर जनसंख्या कहते हैं। दोनों ही बाल वर्ग भी आश्रित ही है। छोटा बच्चा जो है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, उसको करके ही देना पड़ता है। बस यही है कि हम इनको अलग अलग छोटे बच्चे जो होते हैं, जो हमने बाल वर्ग पढ़ा और वृद्ध वर्ग जो पढ़ा, उनमें दो चीजें अलग हो सकती है कि वृद्ध वर्ग जो होता है वो समझदार और मैच्योर होता है। बच्चे जो होते हैं बाल वर्ग वाले वो मैच्योर नहीं होते, तो ये जिद्दी कम होते हैं ऐसा माना जाता है, बाकी होते हैं विस्तारित होती जनसंख्या, जनसंख्या जो है बढ़ रही है। नाइजीरिया का आयु लिंक पिरामिड, जैसे आपकी किताब में एक आयु लिंक पिरामिड दिया हुआ है, एक इमेज दी हुई है, उसको आप देखना। उसमें पहले नाइजीरिया के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसके अंदर विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड दिखेगा आपको, जिसमें अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो भी ऐसे ही दिखाई देगा। यानी कि विकसित देशों की प्रतिरूपी पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या। उच्च जन्म दर यानी जहां लोग ज्यादा जन्मते हैं वहां की जनसंख्या बढ़ती है, और ऐसा उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या। यानी उच्च जन्म दर का मतलब होता है, देखो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। जहां की मृत्यु दर जो है वो अधिक होगी, मतलब मरने वालों की संख्या अधिक होगी तो जनसंख्या कम होगी। ध्यान से समझो मेरी बात को फिर से। जहां पे मृत्यु दर अधिक मतलब मरने वाले ज्यादा है, मृत्यु दर अधिक शब्द आ रहा है, लेकिन लोग तो घट रहे हैं ना। मृत्यु दर अधिक मतलब मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोग घट रहे हैं तो जनसंख्या कम हुई। और किसी देश में जन्म दर बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? जन्म दर। अगर जन्मने वाले बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन मरने वाले जो है वो बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या घटेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसा कहां है? नाइजीरिया में जो है जन्म लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही दो अन्य देश है, बांग्लादेश और मैक्सिको, वहां भी ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, स्तर जनसंख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि रुक सी गई, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का पिरामिड आप देखेंगे बुक में तो आपको लगेगा कि जनसंख्या रुक सी गई है, बिल्कुल रुक सी गई। देखिए आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का, ऑस्ट्रेलिया खुद भी घंटी का आकार का बना हुआ है। इसका इमेज देखते हैं तो शीर्ष और सूंडाकार होता हुआ आगे से ऊपर से यूं यूं इस प्रकार से सूंड बनाया हुआ है, ठीक है ना। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर है। जन्म लेने वाले जो जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग जो है मृत्यु दर यानी मर रहे हैं। इतनी डेथ हो जाती है जितना जन्म होता है, तो जनसंख्या इक्वल बनी हुई है। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की। जन्म ज्यादा कहां ले रहे हैं? तो नाइजीरिया और मैक्सिको और क्या? बांग्लादेश, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा। जहां की जनसंख्या रुक सी गई है, जितने जन्म ले रहे हैं उतने दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, वो स्तर होगी ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। हार्समान जिसकी कम हो रही है वो है जापान। जापान की जनसंख्या कम हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या रुक गई है, नाइजीरिया की जनसंख्या जो है बढ़ रही है। तीन चीजें हमने पढ़ी है यहां तक। नाइजीरिया के साथ हमने मैक्सिको और बांग्लादेश को भी पढ़ा, उसको एडिशनल साथ रखना है, लेकिन तीन चीजों को ऐसे याद रखना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है नाइजीरिया, रुक सी गई है, ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, ऑस्ट्रेलिया वालों को लगता है, क्योंकि स्थिर हो गई जनसंख्या। और कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बढ़ाओ 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 जापान वाले, क्योंकि वहां कम होती जा रही है। इसका संकीर्ण दिखेगा आपको पिरामिड यानी आकृति, सूंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन 10 देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस होती है, कभी कभी तो कम हो जाती है। जापान वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपदा पढ़ी ना 11th क्लास में, संकट पढ़ा ना हमने, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब आ जाते हैं यहाँ पे जापान में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ के लोग क्या है? कम है। आगे देखिए, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, देखो मैं समझा देता हूं, गांव के लोग क्या करते हैं?
गांव के लोग करते हैं प्राथमिक व्यवसाय। जानते हो ना, प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय जो धरती से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़े हुए लोग जो प्राचीन समय से चला आ रहा है वो होता है। इसके अंदर आखेट मतलब शिकार करना आ जाता है। इसके अंदर मछली कोई पालता है तो मछली पालन इसके अंदर आ जाता है, मछली पालन इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर जो है लकड़ी काटना आ जाता है, लकड़ी काटना। इसके अंदर और क्या आ जाता है, इसके अंदर कृषि करना आ जाता है, कृषि। इसके अंदर पशुपालन आ जाता है। ये सब प्राथमिक व्यवसाय। तो बताओ सिटी में होते हैं, गांव में होते हैं? ये सारे सिटी में होते हैं, गांव में होते हैं, सॉरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रिया करते हैं, वो सारी प्राथमिक क्रिया है, जैसे कृषि करना मतलब खेती बाड़ी करना, वानिकी मतलब वनों को लगाना, मत्स्य यानी मछली पालना लिखा है मैंने, तथा खनन ये भी उसके अंदर आता है। खोद कर किसी चीज को जब प्राप्त हम करते हैं उसको खनन कहते हैं, तो ये भी इसमें आता है। आदि व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश लोग गैर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में, जैसे विनिर्माण किसी कार्य का निर्माण करना, विनिर्माण करना, व्यवसायिक, परिवहन सेवाएं, संचार, अन्य। मतलब गांव के लोग तो खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, मछली पकड़ेंगे, तो प्राथमिक व्यवसाय। शहर के लोग उद्योगों में काम करेंगे, ऑटो या टेम्पो चलाएंगे, मोबाइल की कंपनियों में काम करेंगे, तो परिवहन, संचार, व्यापार ये सब शहर में होते हैं, तो ये द्वितीयक व्यवसाय होता है। ये सब द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय होते हैं, वो प्राथमिक होते हैं। आगे देखिए, भारत की नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ है। भारत में जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो 37.7 है, लेकिन 35 महानगर, बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जहां 37-27% से ज्यादा जनसंख्या रहती है। पूरे भारत में शहरों में जो लोग रहते हैं वो 37.7 यानी कि राउंड फिगर 38 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं भारत में। लेकिन 35 बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो वहां 27% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या 83.32 करोड़ है। गांव में जो लोग रहते हैं वो इतने होते हैं 83.32 करोड़। इसका बहुत छोटा भाग गौण तृतीयक व्यवसाय में लगा होता है, ठीक है ना। ये लोग जो गांव में छोटे से लोग, बहुत कम लोग जो है तृतीय व्यवसाय में रहते हैं, अधिकतर प्राथमिक में रहते हैं। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, पहले हमने देखा लिंगानुपात, लिंगानुपात, ये पॉइंट था हमारा पहली स्लाइड में, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा बाल वर्ग, सॉरी इसको हम कहेंगे आयु वर्ग। आयु वर्ग का ही पहला भाग है बाल वर्ग, आयु वर्ग को देखा हमने। और अब हम देख रहे हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या संगठन। ये तीन चीजें होती, तीन ही थी ना उसमें, तो तीसरी हम देख रहे हैं। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। जो शहर में रहता है वो नगरीय हो गया, जो गांव में रहता है वो ग्रामीण हो गया। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न है। गांव में आजीविका कृषि होती है। ये जो गांव है इसमें आजीविका यानी जीवन जीने के लिए गांव के अंदर व्यक्ति क्या करेगा, पशुपालन करेगा, कृषि करेगा, लकड़ी काटेगा, सब करेगा। लेकिन शहर वाला जो व्यक्ति है वो जो है शहर के अंदर क्या करेगा, उद्योग में काम करेगा। गांव का व्यक्ति खेतीबाड़ी करेगा, शहर का व्यक्ति परिवहन करेगा, संचार करेगा, आदि चीजें जो होती है शहर के अंदर उद्योगों में काम करेगा, ये सब करेगा। समाज की बात करें तो गांव का समाज एक दूसरे से टच रहता है, एक दूसरे के दुख में शरीक होता है। शहर के सामाजिक परिवेश की बात करें तो शहर में पड़ोसी को नहीं जानता है, पड़ोसी को ही नहीं जानता है। तो ये सामाजिक दशाएं और आजीविका दोनों, गांव और शहर का मामला अलग है। गांव जो है उसका अलग है जीवन जीने का तरीका, वहां का समाज अलग दिखाई देता है। शहर जो है वहां का व्यवसाय अलग है, मैंने बता दिया, उद्योग आदि। और शहर में जो सामाजिक परिवेश है, लोगों का आपस में जुड़ाव, वो किस तरह से हमने देखा। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। गांव में आयु लिंग संगठन देखें तो गांव के बजाय यहाँ की सोच जो होती है महिलाओं को लेके वो ठीक बताई जाती है। शहर की तो गांव में ये थोड़ी वीक होती है। व्यवसायिक संरचना, व्यवसाय गांव में कम होता है, कृषि के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं होता। शहर में 1000 रोजगार होते हैं। जनसंख्या घनत्व गाँव में कम होता है और शहरों में ज्यादा होता है। भीड़, जनसंख्या घनत्व मतलब भीड़, इसको ऐसे लिखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या घनत्व पिछले लेक्चर में हमने देखा था। विकास के स्तर पर इनको अलग अलग किया जाता है। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड देश
से दूसरे देश से भिन्न है। मतलब नगरीय और गांव की जनसंख्या को किस प्रकार बांटते हैं, कई जगह शहर गांव से भी अच्छे होते हैं, कई गांव शहरों से अच्छे होते हैं, ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से नापा जाता है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र वो होते हैं जहां लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं। तो ये तो मैं बता ही रहा हूं शुरू से कि लोग जो है प्राथमिक कामों में लगे रहते हैं। नगरीय क्षेत्र में होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है, गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र और जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, नगरीय क्षेत्र में वो लोग अलग कार्यों में होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय मैंने आपको शुरू में बता दिया था, प्राथमिक व्यवसाय गांव में होता है और नगरीय व्यवसाय जो होता है उसमें द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय होता है। इसमें परिवहन, संचार ये सब आ जाते हैं शहरों में, जबकि गाँव में कृषि, मछली पालन, आर्केट ये सब होता है। यही चीज बार बार घूम रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कनाडा और फिनलैंड जैसे यूरोप के देशों को अगर हम देखें, पश्चिम यूरोप के देश हैं, तो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर अफ्रीका और एशियाई देशों में क्रम से जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में विपरीत है। यानी हम कनाडा और फिनलैंड को देखें और फिर हम जो एशिया के देश है जिम्बाब्वे और नेपाल, ये जो यूरोपीय देश है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है आपको। कनाडा और फिनलैंड दो यूरोप महाद्वीप के देश हैं। कनाडा और फिनलैंड दो यूरोपीय देश हैं। उनके मुकाबले एशिया के दो देश जिम्बाब्वे और नेपाल में लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व आदि चीजें अलग अलग देखने को मिलती है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं ये कह सकता हूं कि अपने भारत में बिहार के बजाय राजस्थान में, और राजस्थान के बजाय गुजरात में, और गुजरात के बजाय महाराष्ट्र में अलग अलग रूप से जनसंख्या देखने को मिलती है। तो वही बात है, आपको डराने के लिए इतने बड़े बड़े नाम दिए कि कनाडा और फिनलैंड जो यूरोप के देश हैं उसके बजाय इन जिम्बाब्वे और नेपाल में अलग देखने को मिलती है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो वहां स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। इसका मतलब भारत आएगा इसमें। जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा, यहाँ शहरों में जो है और नगरों में जो है अलग अलग शहर जो होता है उसी को नगर कह रहे हैं, और गाँव में जनसंख्या का आंकड़ा अलग अलग। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इससे विपरीत हो जाती है। कभी कभी यहाँ तो भारत, नेपाल ये वही देश है जिसको यूएनओ ने चेतावनी दी थी कि आप बेहतर देशों में आ रहे हो, जल्दी से अपना लिंगानुपात सुधार लो। भारत भी चेतावनी में। 139 कंट्री ऐसे हैं जहाँ का लिंगानुपात बिल्कुल ठीक है, और पूरे मतलब विश्व का लिंगानुपात देखें तो 102 है। 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? 102। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिकता संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में कम है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और ये लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। कृषि जो होती है पुरुष प्रधान मानी जाती है, वैसे महिलाएं कृषि में पुरुषों से ज्यादा भागीदारी निभाती है। मेनली इस चैप्टर में हमने 3 ब्रांचेस जो पढ़े थे, बाल वर्ग, आयु वर्ग। आयु वर्ग के अंदर बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम छोटी छोटी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याएं क्या है उसमें हम बात कर रहे हैं। नगरीय केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने से और उद्योगीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि शहर जो होते हैं वहां के पर्यावरण जो होता है, वहाँ का मौसम जो होता है वो बहुत जहरीला हो जाता है समय समय पर, क्योंकि वहाँ धुआं निकलता रहता है उद्योगों से, ढेर सारे वाहन चलते हैं उनसे भी धुआं निकलता रहता है। क्लाइमेटली अगर बात करें, वेदरली अगर बात करें और इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ का काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि वहाँ अच्छी हवा, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती बजाय गाँव के। तो इस बात को यहाँ कहा गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। जल भी गंदा रहता है शहरों में, और प्रदूषण जो है हवा में तो भयंकर ही रहता है, मतलब हवा से ज्यादा तो धुआं चल रहा होता है, ठीक है ना। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन है। क्यों होता है? क्योंकि वाहन जो चलते हैं उनसे धुआं निकलता है, उद्योगों से धुआं निकलता है, और विषैले रसायन जो होते हैं केमिकल्स, उनसे भी जो है प्रदूषण होता है। तो ये दो ही चीजें, वाहन और औद्योगिक और केमिकल्स, तो यही चीजें हैं जो पर्यावरण को समस्या पैदा कर रहे हैं। गाँव में आज भी पर्यावरण जो है काफी शुद्ध देखने को मिलता है। सबसे अशुद्ध पर्यावरण अगर कहीं है तो वो शहरों का है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण की ऐसी अवनयन क्रियाएं होती है और समस्या पैदा होती है। तो पर्यावरण की समस्या आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए। नगरीय क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे क्षेत्र से होता है जहां पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है। मतलब नगर किससे कह रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक समझ आएंगे। सिर्फ मैं इस नगर को शहर लिख दूं, बताओ गांव से ज्यादा सुविधा है कि नहीं है? यहाँ
है। गांव में व्यक्ति को 20 किलोमीटर दूर जाना है तो उसे साधन व्हीकल्स नहीं मिलेगा। शहर में आप ऑटो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो सुविधाएं ज़्यादा होती है, देख रहे हैं आप। तो नगरीय क्षेत्र का अर्थ है कस्बे और उपनगरीय विस्तार सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। गांव नगर कब हो सकता है? बहुत लेट होता है, क्योंकि नगर वो होता है जो अपने आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ा हो, उसको नगर कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे। साक्षरता क्या होती है? 7 वर्ष से अधिक, साक्षरता का मतलब क्या है? 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जिसको अक्षर का ज्ञान हो, जिसको किसका ज्ञान हो? अक्षर का ज्ञान हो, उसे हम साक्षर व्यक्ति मानेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति यानी बच्चा या कोई भी बच्चा ही होगा वो, उसको अक्षर ज्ञान अगर है तो वो साक्षरता कहलाती है, ठीक है ना। तो भारत कैसा है अभी हम देखेंगे। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने लिखने में, उससे समझने सुनने और लिखने की उसमें क्षमता हो, लिखने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। सुन नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन लगा के सुना देंगे, लेकिन उसकी लिखने की और समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसे ही हम साक्षर मानेंगे। अलग अलग देशों में साक्षरता को अलग अलग मानक होते हैं। जैसे भारत में 7 वर्ष माना गया है, तो अलग अलग कई देश ऐसे होते हैं जो 10 साल मानते हैं, भारत 7 वर्ष मानता है। कितना मानता है? 7 वर्ष। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। कई जगह आप देखते हैं जो महिलाएं होती हैं, अनपढ़ होती है, उनको नाम लिखना सिखा दिया जाता है, तो वो फिर अंगूठा नहीं लगाती, फिर नाम लिखती, तो वो साक्षर है अपने आप में। क्या है? साक्षर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? व्यवसायिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 थी, ये हमने देखा, और ये लोग काम करते हैं 0 से 15 वाली व्यवसायिक संरचना में काम नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा अलग अलग तरीके से कंपेयर करके इनमें अंतर देखने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवा, संचार तथा अन्य अवर्गीय सेवाओं में व्यवसायों में भाग लेती है। कार्यशील जनसंख्या तो जहाँ चाहे वहाँ भाग ले सकती है। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं में, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाओं को तृतीय क्रिया, अनुसंधान, सूचना और प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ में रखा गया है। यहाँ व्यवसाय समझाए गए हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट की स्लाइड में हम और इनको ले लेंगे एक बार कि व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। अब जैसे ही लास्ट में हम चलेंगे, ठीक है ना, तो लास्ट ही आ गया तो भागना नहीं है आपको, है ना। व्यवसायिक संरचना मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला होता है फर्स्ट प्राइमरी, जिसे हम कह सकते हैं प्राथमिक व्यवसाय। क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय वह व्यवसाय है जिसमें लोग कृषि करते हैं, जिसमें लोग कृषि करते हैं, जिसमें लोग आखेट मतलब शिकार करते हैं। अब तो प्रतिबंध है शिकार पे, अब तो कोई शिकार कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिया, आखेट निषेध क्षेत्र बना दी कई जगह, तो शिकार करने पर अब रोक है। पहले राजा महाराजा मनोरंजन के लिए क्या करते थे? कोई व्यक्ति पशु को पाल रहा है तो पशुपालन, इससे जुड़े हुए सभी लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय में आएंगे। कोई मछली पाल रहा है तो मछली पालन, सब इसमें आएगा। कोई खनन कर रहा है, माइंस के अंदर काम कर रहा है, खनन, वो भी इसके अंदर आएगा। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। अब द्वितीयक व्यवसाय की बात करें तो मैं यहाँ सेकंड लिख देता हूँ। द्वितीयक व्यवसाय हम किसे कहते हैं? तो द्वितीयक व्यवसाय का सिर्फ और छोटा सा सिंपल सा अर्थ है कि जो अलग क्षेत्र में होता है, परिवहन, संचार आदि चीज़ें जो यहाँ लिखी गई है, परिवहन, संचार आदि जो है द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। तृतीय के अंदर जो व्यक्ति रिसर्च करता है, वैज्ञानिक जितने भी होंगे वो तृतीयक में आएंगे। और चतुर्थ में आएगा जज। चतुर्थ में कौन आएगा? तो मैं एक एक लिख देता हूँ। जज अगर है कोई तो वो चतुर्थ व्यवसाय में आएगा। और कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है तो वो इसके अंदर आएगा, वैज्ञानिक वाले में। और प्राथमिक में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। इसी के साथ ही हमारा ये बहुत ही शानदार वाला, मस्त वाला, छोटा, स्वीट और आपको हैप्पीनेस देने वाला और एग्जाम में शानदार नंबर लाने वाला ये वन शॉट यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं अगले शानदार वन शॉट में। अपनी ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा जिसने यहाँ तक पढ़ा है कि सर मैंने पूरा लेक्चर देखा है। मुझे बहुत खुशी होती है। और लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ नोट्स मिल जाएंगे ये सारे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।